चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो हमारा चल रहा था टॉपिक, उस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। प्रीवियस क्लास छोटी थी तो ये वाली क्लास अब बड़ी होगी। बड़ी इन द सेंस कि इसके अंदर हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं रूल रिगार्डिंग गुड्स, सेक्शन 31 से लेकर 44। वैसे ये सेक्शन 31 से 44 लिखा तो है, बट इसका कोई यूजेबल नहीं है। इसके अंदर कुछ जैसे 31 सेक्शन ही नहीं दिया, लिखा 31 है, 31 ही नहीं है। 32 है, 33 है, फिर 34 नहीं है, 35 है, 36 है, ऐसे करके कुछ सेक्शन बीच में मिसिंग है। 41 है, 42, 43, 44 नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है इसके अंदर कुछ सेक्शन है दोस्तों और कुछ सेक्शन नहीं है। तो आइए, जो जो सेक्शन हमें दे रखे हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है जी। आइए, तो सबसे पहला सेक्शन पढ़ रहे हैं। पहला सेक्शन है मोड ऑफ डिलीवरी। ठीक है जी। और ये पूरा चैप्टर आज हम खत्म करेंगे, मोड ऑफ डिलीवरी ही पढ़ना है। और देखो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, टोटल 14 पॉइंट्स है। इन 14 के 14 पॉइंट्स हमें आज ही डिस्कस करने हैं। सबसे पहले करते हैं मोड ऑफ डिलीवरी, सेकंड फर्स्ट पॉइंट। मोड ऑफ डिलीवरी का सेक्शन नंबर 33 है, लिखा नहीं है, लिख लेना। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही बताया था मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में। हमारे पास 3 टाइप के मोड होते हैं डिलीवरी के। एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है जी। तो 3 टाइप के डिलीवरी के मोड होते हैं कि आप 3 टाइप से डिलीवर कर सकते हो, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। It says that delivery of goods sold may be made by doing anything which the party agree shall be treated as a delivery or which has the effect of the buyer of or of any person authorized to hold them on behalf. Delivery as contemplated in the act may be actual, symbolic और constructive। ये कह रहा है कि भैया जब भी कभी गुड्स बेच दिए जाते हैं और बायर उस गुड्स को खरीद लेता है तो फिर हमें उस गुड्स की करनी पड़ती है डिलीवरी। और वो डिलीवरी 3 तरीके की हो सकती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव, एक होती है सिंबॉलिक, एक होती है एक्चुअल डिलीवरी। तो यहां पर सिर्फ हमें पहले पॉइंट में यही बताता है कि जब भी कोई सेलर डिलीवरी करेगा, गुड्स की डिलीवरी करेगा। गुड्स की डिलीवरी का मतलब क्या होता है, जब भी सेलर गुड्स का पोजीशन अपने से ट्रांसफर कर देता है बायर पे, तो उसको कहते हैं हम डिलीवरी ऑफ गुड्स। और जब भी सेलर गुड्स की डिलीवरी करेगा तो उसको 3 तरीके से डिलीवरी कर सकता है। 3 तरीके से नहीं करना, 3 तरीके से कर सकता है। करेगा एक से ही, पर वो 3 तरीके से करेगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गुड्स। एक हो गया एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है सिंबॉलिक, एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। राइट। तो मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये तो पढ़ा कि मोड ऑफ डिलीवरी में एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक क्या है। ठीक है नहीं। आइए, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। देखिए, जब आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पर एक हाथ से डिलीवरी लूंगा, एक हाथ से पेमेंट करूंगा, ऐसी डिलीवरी को कहते हैं, सॉरी, ये वाली कंडीशन को कहते हैं कॉन्करेंट कंडीशन। क्या बोला मैंने कहा भाई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप एक हाथ से डिलीवरी लेंगे, जहां पर कह रहा है कि भाई मैं तो डिलीवरी लूंगा, जिस दिन मैं डिलीवरी लूंगा उसी दिन मैं उसी वक्त में पे करूंगा। जैसे हम कहते हैं सीओडी, है ना, उसके अंदर क्या होता है, डिलीवरी जिस दिन होती है, जिस दिन एक हाथ से एक्सेप्ट करते हो उसी वक्त आप पे करते हो। दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कंकरेंट कंडीशन कहते हैं हम, कंकरेंट कंडीशन कहते हैं। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन 32 आपको क्या सिखाता है वो शुरू। सेक्शन 32 आपको ये बता रहा है जब भी कोई बायर गुड्स खरीदता है और बायर के पास डिलीवरी करने वाला कोई पर्सन आता है, तो जिस टाइम वो डिलीवरी को एक्सेप्ट करेगा उसी टाइम उसको पेमेंट करना होगा। इसको कहते हैं कॉन्करेंट कंडीशन। क्या कहते हैं इसको, कॉन्करेंट कंडीशन। देखिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स और प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन। कॉन्करेंट कंडीशन का मतलब क्या होता है, सीओडी कह सकते हैं आप प्यार से इसको आज की लैंग्वेज में, कि भाई डिलीवरी जिस दिन होगी ना, जिस दिन मेरे को डिलीवरी देगा ना गुड्स की, उसी दिन मैं प्राइस पे करूंगा, उससे पहले नहीं। जिस दिन दोगे एक हाथ से दो, एक हाथ से पैसे ले लो। तो वो कह रहा है भैया डिलीवरी ऑफ गुड्स
अगर हम कर देते हैं, एक सेलर आपके गुड्स को डिलीवर कर देता है तो अगले पर्सन बायर को पेमेंट करनी होगी प्राइस की, और अगर बायर प्राइस का पेमेंट कर देता तो सेलर को गुड्स डिलीवर करने होंगे। तो कह रहा है जब गुड्स का डिलीवरी होगा तभी प्राइस का पेमेंट होगा। सेक्शन 32 आपको ये बताता है। सेक्शन 32 आपको क्या बता रहा है कि भाई अगर सेलर रेडी है और उसकी इच्छा है, विलिंग टू मेक डिलीवरी, वो डिलीवरी करने के लिए रेडी है, और बायर की भी इच्छा भी है कि वो डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लेगा और रेडी टू पे करेगा, तो जिस दिन सेलर डिलीवरी करने के लिए रेडी हो जाएगा उस दिन बायर पे करने के लिए भी रेडी हो जाएगा। जिस दिन सेलर ने गुड्स को डिलीवर कर दिया उस दिन बायर भी पे कर देगा। ऐसा कहता है सेक्शन 32। बताइए समझ में आया ना, कितना सिंपल पार्ट है। अब सेक्शन 32 के बाद सेक्शन 34 में क्या कहता है, पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या हुआ, पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या हुआ भाई, पार्ट डिलीवरी का मतलब ये हुआ कि आपने क्या करा, गुड्स बाई करा, आपने गुड्स बाई करा। अब गुड्स बाई करते वक्त आपने क्या करा, जो सेलर है वो कह रहा है कि भैया अभी जितने गुड्स आप खरीद रहे हो उतने हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ये वाला पॉइंट आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। अब सुनो, पार्ट डिलीवरी के केस के अंदर दो केसेस निकल सकते हैं। पार्ट डिलीवरी के अंदर भाई दो केसेस बन सकते हैं सर। केस नंबर 1 बनेगा, क्या बनेगा भाई, आपको मान लो आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा देते, ये आप हो, मान लो आप मिस्टर ए हो, मिस्टर ए अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, ये मिस्टर बी के पास गए और मिस्टर बी से कहा कि भैया मुझे ना 100 कट्टे सीमेंट के चाहिए, 100 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए, 100 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए, ठीक है ना, 100 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए। इसने कहा ठीक है सर हम दे देंगे आपको। अब मिस्टर ए ने क्या करा, मुझे 100 बैग ऑफ सीमेंट के लिए बुक करा, ठीक है ना, मिस्टर बी को बोला 100 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए, पेमेंट कर दी है। अब मिस्टर बी कह रहे सर हमारे पास जो ट्रैक्टर है ना जो पहुंचाएगा आपकी तरफ, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 50 बैग्स की। तो क्या करता हूं, एक बार आपके पास एक गाड़ी भेज देता हूं, ट्रक भेज देता हूं और उसमें 50 बैग ऑफ सीमेंट भेज देता हूं, है ना। फिफ्टी बैग ऑफ सीमेंट मैं इसके अंदर डाल के भेज देता हूं, पहले एक बार 50 बैग छोड़कर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अभी क्या करेंगे आप, 100 बैग का आपके हमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, अभी मैं आपको 50 बैग भेजूंगा, और जब ये ट्रक वापसी आ जाएगा, वापसी आने के बाद जब ये ट्रक वापसी आ जाएगा रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करने के बाद मैं इसमें फिर दोबारा 50 बैग लोड करवाऊंगा और फिर भेज दूंगा। तो अभी क्या हो रहा है, डिलीवरी कैसे हो रही है दोस्तों, डिलीवरी सर पार्ट में हो रही है, पहले 50 बैग जा रहे हैं फिर दूसरा 50 बैग जा रहे हैं। ये हो गया पार्ट डिलीवरी, समझ में आया, ये हो गया पार्ट डिलीवरी, क्लियर हो गया पार्ट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट। अब केस नंबर 1 और केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 में और केस नंबर 1 में फर्क क्या है। केस नंबर 2 में क्या होगा, ए ने ऑर्डर देगा 100 कट्टे सीमेंट के, ए ऑर्डर देगा 100 बैग ऑफ सीमेंट, कहेगा मुझे भिजवा दो। बी कहेगा सर हमारे पास ना 100 कट्टे सीमेंट है ही नहीं, हमारे पास अभी 50 कट्टे ही है, आप ऐसा करो ये 50 कट्टे सीमेंट मैं आपको भिजवा रहा हूँ, 50 कट्टे सीमेंट भिजवा रहा हूँ, 50 बैग तो मैं आपको भिजवा रहा हूँ, और बाकी 50 बैग मैं आपको 5 दिन बाद भिजवाऊंगा, आफ्टर 5 डे भिजवाऊंगा रिमेनिंग 50 बैग, आफ्टर 5 डे भिजवाऊंगा रिमेनिंग 50 बैग। अब दोनों ही एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, दोनों एग्जांपल में देखो फर्क क्या आ रहा है, मुझे बताइए दोनों एग्जांपल में फर्क क्या आ रहा है, बताइए आप बताइए सर। पहले वाले एग्जांपल के अंदर पहला वाला भी पार्ट डिलीवरी है, ये वाला भी पार्ट डिलीवरी है, क्योंकि पहले वाले में भी एक बार में 50 कट्टे भेजे, इस वाले में भी एक बार में 50 कट्टे, तो फर्क है कहाँ, दोनों एग्जांपल में फर्क आपको दिख रहा है। तो आपको लग रहा होगा सर टाइम पीरियड डिफरेंस है, ड्यूरेशन में डिफरेंस है, डिफरेंस पता है क्या है, डिफरेंस बस वही है टाइम पीरियड का, जो कि आप सही समझे हैं, डिफरेंस वही है टाइम पीरियड का। भाई यहां पर क्या हो रहा है, जो 50 कट्टे भेज, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी नहीं थी, 50 भेजे, इसके बाद पूरे 100 कट्टे सीमेंट के बड़े थे, 50 भेजे, जैसे ये खाली करके वापस आएगा फिर भेज देंगे। मतलब यहाँ पर जो हो रहा है डिलीवरी 100 कट्टे की एक साथ हो रही है, पर पार्ट में हो रही है, धीरे धीरे करके हो रही है, और यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है कि भाई इसके बाद तो 100 कट्टे है ही नहीं, तो 50 कट्टे इसने भेजे यहाँ पर, और फिर कह रहा है मैं 5 दिन बाद जब मेरे पास 50 कट्टे आएंगे तब भेजूंगा। तो देख रहे हो फर्क, देख रहे हो यहाँ पर टाइम पीरियड का गैप है, यहाँ 5 दिन रुका जा रहा है और यहाँ पर इमीडिएटली भेजे जा रहे हैं, बस एक आने के बाद दूसरे 50 कट्टे भेजेंगे। अब दो सिचुएशन अराइज हो सकती है, प्रैक्टिकली है, पॉसिबल भी है, दो सिचुएशन अराइज हो सकती है ना। तो पहले वाले केस के अंदर एक ही दिन में दोनों डिलीवरी हो रही है, और दूसरे वाले केस के अंदर कुछ टाइम पीरियड ले रहा है, टाइम ले रहा है। अब यहां पर क्या होगा, पहला वाला केस जो होता है उसमें यह कहा जाता है
पहले वाले केस के अंदर ये कहा जाता है जब आप 100 कट्टे सीमेंट का ऑर्डर प्लेस करोगे और पेमेंट करके आओगे ना, तो बी भले ही आपको 50 कट्टे सीमेंट पहले भेजे उसके बाद 50 भेजे, पर जिस वक्त भी आपको पहले 50 कट्टे भेज रहा होगा वो आपको 100 कट्टे की ऑनरशिप ट्रांसफर कर देगा। समझ में आ रहा है? ये है पहले वाले में ऑनरशिप आपको 100 कट्टे की दे देगा इकट्ठा, भले ही आपको पहली बारी में 50 कट्टे भेज रहा हो, भले ही आपको पहली बारी में 50 कट्टे सीमेंट के भेज रहा हो, पर ऑनर जो बी है ना वो आपको पहली बारी 50, भले ही पार्ट डिलीवरी कर रहा हो, पर पहले वाली पार्ट डिलीवरी में पूरी 100% कट्टों की ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा उसी वक्त। पर दूसरे वाले केस के अंदर क्या था, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पर एग्री हो जाएंगे कि भाई आज के बाद ये 100 कट्टे तुम्हारे हो गए, मैं भिजवा रहा हूँ, 50 पहले भिजवाए, वापसी आएगा 50 बाद में भिजवा देगा। यहाँ पर हम एग्री हो जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, आप 50 भिजवा दो पर 100 की ट्रांसफर कर दो, क्योंकि उसके बाद तुम 50 भिजवा ही दोगे। यहाँ तो लॉजिक समझ में आता है। पर यहाँ ये कहेगा कि सर देखो ना, मैं आपको ना ऑनरशिप भेज रहा हूँ 100 कट्टों की, भाई 100 कट्टों की नहीं ऑनरशिप भेज, क्यों भेजेगा? तो मुझे 50 ही भेज रहा है तो 100 की क्यों भेजेगा? अब टाइम पीरियड देख रहा कितना ज्यादा है भाई। कल को मान लो तुमने 50 कट्टे भेजे और तुम कह रहे हो कि 100 कट्टों की ऑनरशिप भेज दूंगा, कल को ये 50 कट्टे तुम्हारे गोडाउन पे आए और तुम्हारे गोडाउन पे खराब हो गए, तो ये तो तुम रिस्क हो जाएगा, ये तो लॉस मेरा हो जाएगा, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर होने पे रिस्क और लॉस भी ट्रांसफर होता है। इस वाले केस के अंदर तो क्या होगा भाई, 50 कट्टे खाली होंगे, वापस आएगा, फिर 50 कट्टे आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा मेरा पोजीशन गुड्स का। इस वाले केस के अंदर होगा कि भाई तुम 100 कट्टे की ऑनरशिप भेजोगे, 50 अभी भेज रहे हो, 50 भेजोगे 5 दिन बाद। अब 5 दिन बाद में तुम्हारे पास आए और मान लो आते आते खराब हो जाए तो वो, या आते आते ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, तो ये रिस्क और लॉस मेरा होगा, क्योंकि ऑनरशिप तो तुम मुझे ट्रांसफर कर चुके। ऐसे केस में नहीं कहूंगा भाई। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, जब टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे केस के अंदर इन 50 कट्टों के ही ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, तो ऑनरशिप भी पार्ट डिलीवरी में ही ट्रांसफर होगी। जब टाइम पीरियड गैप बहुत ज्यादा होता है तो ऑनरशिप में भी पार्ट डिलीवरी होगी। अभी 50 कट्टों की ऑनरशिप देंगे, फिर बाद में 50 कट्टों की ऑनरशिप देंगे जब वो 50 कट्टे भेजेंगे। ये है पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी हमारे 2 केस निकल कर आते हैं। एक ही दिन में आप पार्ट डिलीवर करके 100% पहुंचा देते हो, तो पहले ही पार्ट डिलीवरी में आप ऑनरशिप ट्रांसफर कर दो पूरे कट्टों की, क्योंकि उसके बाद तो दूसरा आ ही जाएगा। इस वाले में टाइम पीरियड ज्यादा है, अभी 50 कट्टे भेज रहे हो, फिर 5 दिन बाद भेजोगे, टाइम पीरियड गैप ज्यादा है, तो पहले हम 50 कट्टे की ऑनरशिप लेंगे, जब अगली 50 कट्टे भेजेंगे तब दूसरी ऑनरशिप लेंगे। तो इसमें हमने क्या करा, ऑनरशिप को भी डिवाइड कर दिया पार्ट डिलीवरी में। ये दोनों ही पार्ट डिलीवरी के केस है। एक में टाइम पीरियड नहीं है, एक में क्या हो रहा है कि एक भेजने के बाद दूसरा भेजेंगे, और एक में टाइम पीरियड का गैप हो रहा है। तो ऑनरशिप समझ में आई कब किस केस में ट्रांसफर करना है। ऐसे केस के अंदर जब एक ही दिन में पूरे 100 कट्टे जाने हैं, तो पहले 50 कट्टों में ही पूरी ऑनरशिप भेज दो, क्योंकि उसके बाद दूसरे 50 कट्टे भी आ जाएंगे एक ही दिन में। पर ऐसे केस के अंदर जहां टाइम पीरियड ज्यादा है पार्ट डिलीवरी में, तो पहले 50 कट्टे में 50 कट्टे की ही ऑनरशिप भेजना, फिर अगले वाले में बाकी 50 की भेजना। ये कहता है कॉन्सेप्ट आपको। लो जी, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। इफेक्ट का मतलब है ऑनरशिप कब ट्रांसफर करी जाएगी, किस पर्टिकुलर पे में। This analysis of section 34 reveals that in case of the part delivery of goods, the rule shall be applied. तो अगर पार्ट डिलीवरी होगा तो ये 2 रूल अप्लाई होंगे। देखो 2 रूल दिखाए मैंने भी, 2 केस बताए थे आपको। पहला रूल, when part delivery is made in progress of whole delivery, then it is treated as a delivery of whole. The ownership of whole quantity is transferred to the buyer. ये पहला वाला केस है। क्या बोला है, जब पार्ट डिलीवरी करी जा रही है, होल डिलीवरी से पार्ट डिलीवरी करी जा रही है, फिर उसके बाद दूसरी पार्ट डिलीवर करके होल भेज दिया जाएगा एक ही दिन में। क्या बोला, इधर देखो, when the delivery is made in progress, डिलीवरी पूरी प्रोग्रेस में, होल डिलीवरी करेंगे, पूरे 100 कट्टे भेजेंगे आज ही आज, पूरे 100 बैग ऑफ सीमेंट भेजेंगे। पर अभी आपको मैंने क्या करा, प्रोग्रेस में है, अभी 50 ही गए, 50 और जाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर जो ऑनरशिप है पूरी होल क्वांटिटी की एक बारी में ट्रांसफर कर दी जाएगी, पहली बारी में ही। बट ये पहला केस हो गया। और ये दूसरा केस, वेयर देयर इज अ पार्ट डिलीवरी मेड इन द इंटेंशन ऑफ सेपरेटिंग इट फ्रॉम द होल। हम उससे कह रहे हैं कि भाई देखो अभी 50 ले लो और 5 दिन बाद 50 लेना, तो आप क्या कर रहे हो, पूरे होल डिलीवरी एक दिन में नहीं कर रहे, सेपरेट कर रहे हो। अभी 50 दे रहे हो, बाकी 50 बाद में दोगे। तो आप इस केस के अंदर ऑनरशिप ऑफ होल डिलीवरी इज नॉट ट्रांसफर टू द बायर। तो पहले 50 कट्टों पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, पहले 50 कट्टों में सिर्फ 50 कट्टों की ही ऑनरशिप ट्रांसफर होगी बायर की तरफ। बताइए सर समझ में आया दोनों केस। अगर आपकी होल डिलीवरी में होल आपको 100 कट्टे भेजने हैं, 50 आपने भेज दिया, 50 और भेजोगे, अभी प्रोग्रेस में है, पूरे होल भेजोगे, होल क्वांटिटी भेजोगे, तो पहले बार जो 50 कट्टे भेजे थे वहीं पर ऑनरशिप पूरी ट्रांसफर कर देना, क्योंकि एक ही दिन में आप दूसरी वाली भी भेज दोगे। पर अगर गैप पीरियड ज्यादा है, आप कह रहे हो कि डिलीवरी को हम 5 दिन में भेजेंगे, एक अभी 50, बाकी 5 दिन बाद 50, तो फिर होल ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाएगी, जितनी आप डिलीवरी करोगे उतना ही ट्रांसफर करना ऑनरशिप। दिस इज द पॉइंट ऑफ सेक्शन 34। आया समझ में, नहीं आया, लॉजिक क्लियर है? यस। ये एग्जांपल जो मैंने उतारा यहां लिख देना। बायर टू,
अप्लाई फॉर डिलीवरी सेक्शन 35। ये सेक्शन सबसे सिंपल है। ये कहता है कि भैया मैं आपके पास आया, आप सेलर हो, मैं बायर हूं, मैंने कहा भैया एक सामान चाहिए, आप में से आपसे मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया। अब आप कह रहे हो सर भैया बताओ कहाँ भेजना है, मैंने कहा बताऊंगा, आपको कॉल करके बता दूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब जब तक मैं आपको कॉल करके ना बताऊं तब तक आप डिलीवर नहीं कर सकते गुड्स को। तो मैं आपसे कॉल करके ये नहीं बोल सकता बाद में कि सर आपने गुड क्यों नहीं डिलीवर कराए, मैं तो आप पे केस करूंगा। तो आप मुझसे क्या कहोगे, सर आपने तो बोला था मैं बताऊंगा आपको कॉल करके कि कब भेजना है, कहां भेजना है। अब जब तक एक बायर सेलर को एड्रेस नहीं दे रहा, प्लेस ऑफ डिलीवरी नहीं बता रहा, कहां भेजना क्या करना है, और वो कह रहा है कि मैं बताऊंगा आपको, ठीक है जी मैं आपको बता दूंगा, जब मैं आपको बोलूंगा ना तब डिलीवर करना, ऐसा कह के गया है वो, तो तब तक सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिलीवरी करने के लिए। सेलर तब रिस्पॉन्सिबल होगा जब बायर ने आपको प्रॉपर डिटेल दे दी कि यहां डिलीवर करना है, इस दिन करना है, और इस दिन आप करना भूल गए, तो तब आप रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे केस के अंदर बायर अप्लाई करता है डिलीवरी के लिए, कि बायर कहेगा, बायर बताएगा कि कब किस टाइम आपको डिलीवरी चाहिए गुड्स की। अगर आपने उस टाइम नहीं करी तो उस केस के अंदर सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये लो जी सेक्शन 35 समझ में आया। अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अ सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अनलेस अंटिल द रिक्वेस्ट बाय द बायर। जब तक सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तब तक सेलर बाउंड नहीं है डिलीवर करने के लिए, जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं करे, बायर बताए ना, जब तक बायर आपको ये नहीं बताएगा कि कहां पर डिलीवर कर रहा है तब तक सेलर बाउंड नहीं होगा। और जैसे ही बायर ने बता दिया, जैसे ही बायर की डिलीवरी की एप्लीकेशन आ गई कि बायर ने बता दिया भाई यहां डिलीवर करो, अगर तब डिलीवर नहीं करा तब सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये है सेक्शन 35। आया समझ में, क्लियर हो गया सेक्शन। चलिए जी अब अगला आता है प्लेस ऑफ डिलीवरी सेक्शन 36 सबसेक्शन 1। फिर आएगा टाइम ऑफ डिलीवरी सेक्शन 36 सबसेक्शन 2। देखो 36(1), 36(2), 36(3) आएगा यहां पर। अब ये देखो 36(3), तो धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ेगा। अब 36(1) क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड द गुड्स आर सोल्ड, goods if goods sold are delivered at a place at which they are time sale, the goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are the times of agreement to sell, or if not in the existence at the place at which the manufacturer or प्रोड्यूस। कुछ भी समझ नहीं आया होगा आपको, जो मैंने लाइन पढ़ी आपको ये लाइन कुछ भी समझ नहीं आई हुई, पर मैं आपको एक चार्ट बनाकर दिखाता हूं, फिर आपको सब समझ में आएगा। सब आपको अभी आपको लग रहा है माँ मुझे कुछ दिखाई दे रहा, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, और जब मैं आपको एग्जांपल एक चार्ट बता दूंगा तो माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, माँ मुझे सब समझ में आया माँ। प्लेस ऑफ डिलीवरी सेक्शन 36, इसके अंदर 3 केस निकल कर आते हैं, सुनेंगे ध्यान से। प्लेस ऑफ डिलीवरी के अभी मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा तो आपको सब दिखाई भी देगा और सब सुनाई भी देगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी, पहले तो मैंने 2 केस बनाए, ठीक है जी। पहला केस में कह रहा हूं, देखिए जब ये बता रखा हो गुड्स, बायर ने ये बता रखा है कि डिलीवर कहां करना है, किस दिन करना है, किस टाइम पर करना है, तो उसी टाइम पे कर देना। अगर आपका एक्सप्रेसली बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक्सप्रेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली बता रखा है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी, किस जगह पर आपको, मतलब आपको एड्रेस दे दिया था। मान लो फॉर एग्जांपल मैं बायर हूं, आपकी दुकान पर आता हूं, आपसे कहता हूं भैया मुझे प्रोडक्ट चाहिए, आप कहते हो ठीक है बताइए कहां भिजवाना है, मैं आपको एड्रेस भी देके जाता हूं यहां भिजवाना है। तो ऐसे केस के अंदर आप क्या करोगे, आप उसी टाइम क्या करोगे, जिस टाइम आप मैंने बाय करा उसी वक्त 5 मिनट में जैसे मैं चले जाऊंगा तो आप मुझे भिजवा दोगे। जब एक्सप्रेसली डिफाइन हो गया है, जो बता दिया जब बायर ने कि कहां भिजवाना है, किस प्लेस पे भिजवाना है, तो आप भिजवा दोगे, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। इशू कहां क्रिएट होता है, इशू यहां क्रिएट होता है कि जब आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप एब्सेंस है अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर, एब्सेंस है, एब्सेंस क्या एब्सेंस है, देखिए इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इंप्लाइड, अगर एग्रीमेंट के अंदर एब्सेंस है, एब्सेंस एग्रीमेंट है कि भैया कहां होगी प्लेस, कहां भिजवाना है, मतलब प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी, किस टाइम आपको डिलीवरी करनी है, मतलब प्लेस ऑफ डिलीवरी तो बता देगा बट किस टाइम पर डिलीवरी करनी है ये आपको एब्सेंस है। एक मिनट, हाँ, तो गुड्स आर सोल्ड टू बी डिलीवर एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम सेल,
इसके अंदर दो केस बना लेना, एक इन केस ऑफ सेल और इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। बताइए एग्रीमेंट टू सेल किसे कहते हैं, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, बताइए कमेंट करके एग्रीमेंट टू सेल किसे कहते हैं। इसके अंदर दो केस बना लेना, फिर इसके अंदर फिर दो केस करना, गुड्स एग्जिस्ट गुड्स नॉट एग्जिस्ट। गुड एग्जिस्ट कर रहा है और गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है जी, ये दो केस आप बना लेना। बताइए भाई एग्रीमेंट टू सेल और सेल में क्या डिफरेंस होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेल के केस के अंदर ऑनरशिप और पोजीशन ऑफ गुड्स दोनों ट्रांसफर कर दिया जाता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर पोजीशन ट्रांसफर होती है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। फ्यूचर डेट पर ऑनरशिप को ट्रांसफर करते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको चार्ट बनाकर दिखाया, हम पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ डिलीवरी। भाई कौन सी जगह पर आपको गुड्स डिलीवर करने हैं। ठीक है, मैं आपकी दुकान पर आता हूं, मैं कहता हूं मुझे पेन चाहिए। ठीक है, आपने कहा ये पेन मिलेगा भैया 20 रुपए का, तो मैंने आपको 20 रुपए दिया, पेन ले लिया। किस प्लेस पर डिलीवरी हुई, जिस प्लेस पे आप बेच रहे थे उसी प्लेस पर डिलीवरी भी हो गई, वही जगह वहीं पर तो डिलीवरी हो गई। आप कोई दुकान पे जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं, आपको घर आके तुरंत डिलीवर करता है। जिस प्लेस पर आप कपड़े ले रहे थे, जिस प्लेस पे वो सामान ले रहे थे, जिस प्लेस पे पनीर आप ले रहे थे, उसी प्लेस पे तो आप डिलीवरी भी ले लेते हो, वही तो प्लेस होती है डिलीवरी की, राइट। तो जहां पर एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन है कि आप अभी दे दो, एट द टाइम ऑफ सेल दे, अभी मैंने खरीदा अभी दे दो, या थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट है तो मेरे घर जाकर डिलीवर कर देना आज ही। तो जिस प्लेस हम बात यहाँ कर रहे हैं, प्लेस कहां पर, जिस प्लेस पर आपने सामान खरीदा उसी प्लेस पर आपने डिलीवरी भी ले ली, या आपने सेलर को कह दिया कि भाई मेरे घर पहुंचा देना, सामान भारी है मैं नहीं ले सकता, अभी आधे घंटे बाद घर पहुंचा देना, तो घर पे प्लेस आपका हाउस हो जाएगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी आपका क्या हो जाएगा, हाउस। यहां पर हम बात करें प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी। सुनिए, अगर एक्सप्रेसली बायर ने बता रखा है कब चाहिए, अभी चाहिए या आपको घर पे चाहिए, यहां चाहिए या घर पे चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे बोलेगा वैसे कर देंगे। बट अगर बायर ने बताया ही नहीं कि कब चाहिए, तो ऐसे केस के अंदर दो केस निकल के आ सकते हैं, या तो आपने बायर को बेच दिया हो, या बायर के साथ एग्रीमेंट टू सेल करा हो, या तो सेल का एग्रीमेंट करा हो या एग्रीमेंट टू सेल। और एब्सेंस क्या है, ऐसे एग्रीमेंट का जो बताया नहीं किस प्लेस पर डिलीवरी करनी है। प्लेस ऑफ डिलीवरी नहीं बता रहे कि बायर और सेलर की तरफ से कोई एग्रीमेंट नहीं बता प्लेस ऑफ डिलीवरी के केस के अंदर। अगर कोई एक्सप्रेस या इंप्लाइड एग्रीमेंट नहीं बना प्लेस ऑफ डिलीवरी के केस के अंदर जब बायर और सेलर के बीच में, तो यहां पर बोलते हैं एब्सेंस इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में एब्सेंस हो गया। अगर बायर और सेलर के बीच में बता रखा है कि कहां डिलीवर करना है, यहां करना है, घर पे करना है, तो बात ही खत्म होगी ना सर। तब क्या पढ़ा हूं इसके अंदर, जहां बोलेगा वहां डिलीवर कर देना। पर कभी इस केस के अंदर अगर बायर और सेलर के बीच में ये नहीं बता रखा कि भैया कहां डिलीवर करना है, यहां पर, घर पर, कहां पर, तो ऐसे केस के अंदर हमें पढ़ाया जा रहा है अब लॉ द्वारा। लॉ कहता है कि जब आप सेल कर रहे हो ना, सेल, जब आपने ऑनरशिप और पोजीशन दोनों ट्रांसफर कर रहे हैं ना, जिस प्लेस पर आपने सेल करी थी, जिस प्लेस पर आपने सेल करी थी, प्लेस ऑफ सेल कहां पर है, प्लेस ऑफ सेल, मान लो आपकी दुकान है, आपकी एक दुकान है, मान लो किसी दिल्ली की किसी प्लेस पे तो आपकी दुकान है, उसी प्लेस पे डिलीवरी भी हो जाएगी। जिस प्लेस पर सेल हुई थी उसी प्लेस पर डिलीवरी भी होगी। प्लेस ऑफ सेल इस बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लेस ऑफ डिलीवरी। ठीक है ना, यहीं पर डिलीवरी करूंगा जहां पर सेल हो। बता दो या तो कहां करना है, नहीं करना तो ले जाओ भाई, यहीं पर ले जाओ, यहां आपने खरीदा यहीं ले जाओ। समझे आप या नहीं समझे। मैंने आपसे क्या बोला कि भाई या तो आप मुझे बता देते, अगर बता दोगे तो यहां पर आ जाएगा, कौन सा केस आ जाएगा, यह आ जाएगा कि यहां करते हैं, घर पे करना है, कहां कर रहा है। अब नहीं बता रहे ना, बायर नहीं बता रहा ना, कोई बात नहीं, ले जाओ भैया उठाकर। तो आप सामान, मैं सामान बायर हूं, मैं आपसे सामान खरीदना आता हूं, मैंने कहा भाई मुझे सामान चाहिए, मान लो मुझे 10 रजिस्टर चाहिए। अब 10 रजिस्टर में आपसे खरीदना आया, तो सेलर ने रजिस्टर आपको पकड़ा कर दे दिए, आपने लिए और चल दिए। तो जिस प्लेस पर सेल हुई उसी प्लेस पर डिलीवरी हो जाएगी, अगर बायर और एग्रीमेंट, सेलर और बायर के बीच में ये नहीं एग्रीमेंट है कि कहां पर डिलीवरी करनी है, तो कहां कर देंगे, जहां पर सेल करी थी वहीं डिलीवरी भी कर दो। तो प्लेस ऑफ सेल इक्वल टू प्लेस ऑफ डिलीवरी। बताइए समझ में आया। बट अगर आपका सेल नहीं हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, तो ये चेक करना कि आपके पास गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी टाइम या नहीं कर रहे।
भाई आपने सेल का एग्रीमेंट नहीं करा, अभी एग्रीमेंट टू सेल करा, आप गुड्स का पोजीशन लगाओगे, ऑनरशिप फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होगी। मैंने कहा ठीक है, मेरे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट टू सेल हो गया, आप सेलर हो मैं बायर हूं। मैंने देखा भाई आपके पास गुड्स पड़े हैं, और उन्होंने कहा हाँ मेरे पास गुड्स पड़े हैं। कह रहा भाई दे दो अभी। बस जिस प्लेस पर एग्रीमेंट टू सेल हुआ था उसी प्लेस पर डिलीवरी भी हो जाएगी। बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है, पर कॉन्सेप्ट यही है। मतलब आपने एग्रीमेंट टू सेल किस प्लेस पर करा था, आपने अपनी दुकान पर करा था एग्रीमेंट टू सेल मेरे साथ, तो उसी दुकान पर प्लेस ऑफ डिलीवरी भी कर देना। समझ में आया? अगर गुड एग्जिस्ट कर रहा है तो प्लेस ऑफ डिलीवरी कहां पर हो जाएगा, जहां पर एग्रीमेंट टू सेल बना। प्लेस ऑफ डिलीवरी इज इक्वल टू एग्रीमेंट, सेल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट जिस जगह पर एग्रीमेंट टू सेल बना था ना, एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट जिस जगह पर हुआ था उसी जगह पर डिलीवरी भी हो जाएगी। आया समझ में? एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट किस जगह पर हुआ था, आपकी दुकान पर हुआ था, तो डिलीवरी भी आपकी दुकान पर हो जाएगी, वही प्लेस मानी जाएगी डिलीवरी की भी। पर लास्ट वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट मेरा और आपके साथ, आपने कहा कि भाई मैं आपको ऑनरशिप फ्यूचर रेट पर दूंगा, मैंने कहा गुड्स अभी दे दो। कह रहे सर गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अगर एग्जिस्ट कर रहे होते तो मैं उसी वक्त ले आता, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी कहां थी, जहां एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, जहां एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बायर और सेलर के बीच में, जिस प्लेस पर, कौन सी प्लेस पे हुआ था, सेलर की दुकान पर हुआ था। तो एग्रीमेंट टू सेल के कॉन्ट्रैक्ट सेलर की दुकान में हुआ था और गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर गुड्स एग्जिस्ट करेंगे तो प्लेस ऑफ डिलीवरी भी क्या बन जाएगा, वही दुकान बन जाएगी, वहीं पर आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी अगर आपका कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं। पर मैं उससे कह रहा हूं कि भैया मैं नहीं ले आ सकता, ये घर आपको डिलीवर कराने होंगे, तब तो एक्सप्रेस हो गया ना, मैं बता रहा हूं बायर को, तो फिर ये कैसा आ जाएगा। जब जब बायर बता रहा है कि यहां डिलीवरी लूंगा, घर पे लूंगा, या इस जगह लूंगा, या यहीं ले लूंगा, तो फिर एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर बायर कुछ बोल ही नहीं रहा तो भैया जब गुड एग्जिस्ट हो रहे हैं और एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिस प्लेस पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल हुआ उसी प्लेस पर डिलीवरी भी हो जाएगी। पर मान लो आपके पास गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, भाई गुड्स तो मैं ले आ सकता था ना, बायर तो गुड्स पोजीशन तो ले आ सकता था गुड्स का, ऑनरशिप फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होगी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके साथ एग्रीमेंट टू सेल का, और मैंने कहा भाई गुड्स दे दो मैं ले आ रहा हूं, आपने कहा गुड्स भी नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, अब मैंने कहा कहाँ है गुड्स, कह रहे मैन्युफैक्चर होंगे। बस मैं अब सेलर कहेगा जहां मैन्युफैक्चर होंगे वहां से ले लो। मतलब ये कि अगर गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो जिस प्लेस पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी ना, जिस प्लेस पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी ना, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वही हम बोल देंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी है। समझ में आया? जिस प्लेस पे उस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गुड्स दुकानदार के पास नहीं पड़ा, तो कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा ना, जिस प्लेस पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी वही प्लेस ऑफ डिलीवरी मान लिया जाएगा। अजीब कॉन्सेप्ट है, पर कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आज आपको, जितने भी पॉइंट, ये पेपर में आते नहीं है दरअसल, बट समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया? प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन सी मानूंगा, किस प्लेस पे बोलूंगा कि इस प्लेस पे आपको डिलीवरी मिलेगी। कहां मिली थी आपको डिलीवरी, ये आज मिली, यहां मिली थी, दुकान पे मिली थी, घर पे मिली थी, कहां मिली थी, जहां बता रखा हो वहां दी जाएगी अगर एक्सप्रेस लिया है। पर ये वाला कौन सा आपको ये नहीं पड़ा था, ये तो मैंने आपको एक केस बनाकर दिखा दिया कि अगर बायर ने बोला कि मुझे डिलीवरी यहां कर दो, घर पे कर दो, इस जगह कर दो, तो वहां कर देनी है। तो एक्सप्रेस के केस के अंदर कोई केस बनता ही नहीं, लॉ आएगा नहीं। लॉ कब सामने आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स कब अप्लाई किया जाएगा, जब एग्रीमेंट नहीं बताया था, जब एग्रीमेंट नहीं बना बायर और सेलर के बीच में, एक्सप्रेसली या इंप्लाइड बताया नहीं कि कहां डिलीवरी करना है, कौन सी प्लेस होगी जहां डिलीवरी करना है। तो ऐसे केस के अंदर दो केस मानना, क्या ऐसे केस के अंदर दो केस देखना, बायर और सेलर के बीच में देखना, क्या बायर के सेलर के बीच में सेल वाला एग्रीमेंट है या एग्रीमेंट टू सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल बना रखा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रखा है तो जिस प्लेस पर आपने सेल करी उसी प्लेस को डिलीवरी भी प्लेस मान लूंगा। ठीक है जी। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, तो ऐसे केस के अंदर जिस प्लेस पर सेल हुई थी वही प्लेस डिलीवरी प्लेस मान ली जाएगी। अगर एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में, फिर ये चेक करना क्या सेलर के पास गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जिस प्लेस पर एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना था उसी प्लेस को प्लेस ऑफ डिलीवरी मान लिया जाएगा। और अगर गुड एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो जहां पर ये गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहे होंगे उस जगह को प्लेस ऑफ डिलीवरी मान लिया जाएगा। ये है असली कॉन्सेप्ट। चार्ट समझ में आया नहीं आया बताइए? ये अजीब चार्ट है भैया, समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा इसमें, ऐसे नहीं आएगा ये। बढ़िया, समझ में आ गया। तो अब ये पढ़ो, अब आपको समझ आएगा। देखो सेक्शन 36(1) आपको बताता है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन सी माननी है, और प्लेस ऑफ डिलीवरी वो मानेंगे उस केस में बताएगा सेल्स ऑफ गुड्स। भाई सेल्स ऑफ गुड्स तो वहां अप्लाई करोगे ना जहां पर चीजें एब्सेंस है, जहां पर ऑलरेडी चीजें बता रखी है, डिफाइन कर रखी है, वहां एक्ट होना लगेगा। आप खुद ही समझो।
मेरा और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल का, और मैंने कहा कि भाई डिलीवरी घर करना, आपने मना कर दिया, मैंने आप पे केस कर दिया। जज साहब कहेंगे बताओ आपके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था? मैंने कहा जज साहब मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि सेलर को मेरे घर डिलीवरी करना है, और सेलर हाँ बोला, अब सेलर मना कर रहा है, तो सेलर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थोड़ा ना खोलेंगे, सेलर तो हमारे बीच का एग्रीमेंट देखेंगे, उस हिसाब से डिसीजन देंगे। पर मैंने कहा भैया मेरे को मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा, मैंने कहा भैया ऐसा है, मैंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा है, इसकी डिलीवरी कर दो, मैंने ये नहीं बताया कहाँ करनी है, और आपने भी ये नहीं पूछा कहाँ करनी है, अब आप डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, मैंने आप पे केस कर दिया। अब बायर का सेलर कहेंगे, जज साहब से बोला जाएगा, जज साहब कह रहे हैं कि भाई कहाँ करनी है डिलीवरी, कहाँ था तुम्हारा एग्रीमेंट, क्या था तुम्हारे एग्रीमेंट में? बायर कह रहा है एग्रीमेंट तो ऐसा कुछ बना ही नहीं कि डिलीवरी कहाँ करनी है, कैसे करनी है। सेलर से पूछा, सेलर तुम्हारे पास कोई एग्रीमेंट है कि कहाँ पर डिलीवरी करना है, क्या करना है? दोनों के बीच में एब्सेंस है चीजें कि कहां पर डिलीवरी करनी है, यहां लेने है, घर पे लेना है, कहां लेना है, ऐसे पता ही नहीं है। अब जज साहब किस बेस पे डिसीजन दे भाई? एग्रीमेंट तो बना ही नहीं, एग्रीमेंट होगा तो उस बेस पे देते जो एग्रीमेंट में लिखा होता, पर एग्रीमेंट है नहीं तो किस बेस पे देंगे? अब सेलर को जज साहब खोलेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कहेंगे सेक्शन 36(1) निकालो भैया, जब दो बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट में एब्सेंस है, एग्रीमेंट बना ही नहीं, प्लेस ऑफ डिलीवरी वाले बात ही नहीं हो रही, तो इस केस के अंदर बात करेंगे। अब जज साहब पूछेंगे बायर से, बायर क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल करा? बायर कहेगा सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा है, बस जहां पर सेल करा वहीं पर प्लेस ऑफ डिलीवरी भी होगी, ये देखो। या बायर कहेगा नहीं सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं करा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल करा है, तो जज साहब एक क्वेश्चन और पूछेंगे, क्या उस टाइम पे गुड्स अवेलेबल थे या गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे? वो कहेगा गुड्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तो जिस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल करा उसी जगह पर प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी। वो कहेगा नहीं सर गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, अगर गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो जिस जगह पर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होगा उस जगह पर प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी। भाई ऐसे समझो, समझ में आया? क्लियर हो गया? तो जज साहब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उठाकर क्या देखेंगे? ये वाला केस देखेंगे ना। इस वाले में क्यों देखेंगे भैया? इस वाले में तो जो एग्रीमेंट होगा बायर और सेलर की उसके बेस पे डिसीजन देंगे, अगर कोई झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए सेलर और बायर के बीच में। हाँ, और जब कोई जज साहब के पास पता चला कि भाई हाँ भाई एग्रीमेंट क्या है तुम्हारा बायर और सेलर, क्या जी पता नहीं, तो फिर क्या करेगा जज साहब? कैसे डिसीजन देंगे जी? ऐसे देंगे। इसलिए बना है एक्ट, जहां पर चीजें नहीं होती वहां एक्ट काम आता है। और एक्ट ने क्या बोला मैंने आपको जैसे कि बताया, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इंप्लाइड हो, दोनों एब्सेंस है, ना तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ ना इंप्लाइड एक्सप्रेस हुआ है। अब पढ़ो यहां से, द गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर, गुड्स बेच दिया है, सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट करा, उसको डिलीवर करना है, किस डिलीवर करेंगे? एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल, जिस प्लेस पर आपने सेल करी थी उसी टाइम पर प्लेस ऑफ डिलीवरी भी कर देना। आया समझ में? केस नंबर 1 कौन सा केस है बताइए आपको? ये वाला केस है, ये वाला। अगर आपने सेल करा तो डिलीवरी किस प्लेस पे होगी? जिस प्लेस पर आपने सेल करी थी, जिस टाइम सेल करी थी, जिस प्लेस पे सेल करी उसी प्लेस पर डिलीवरी प्लेस मानी जाएगी। आगे पढ़ो, द गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड, एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट टू सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर टू बी डिलीवर कब करेंगे? एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, जिस प्लेस पर एग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी प्लेस को डिलीवरी प्लेस मानी जाएगी। और इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस, अगर गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जिस प्लेस पर डिलीवरी एग्रीमेंट टू सेल हुआ था उस प्लेस को मानेंगे। पर अगर गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, एट प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, जिस प्लेस पर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे उसी प्लेस को प्लेस ऑफ डिलीवरी मान ली जाएगी। आ जाएगी जी, बस समझ में आ गया नहीं आया बताओ? एक एक लाइन समझ में आ गई अब 5वें पॉइंट की? मजा आ रहा है? अब आ जाओ टाइम ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 36(2). अब किस टाइम पर डिलीवरी होगी? इफ एनी टाइम इज स्पेसिफाइड बाय द पार्टी द गुड्स मस्ट बी डिलीवर बाय दैट टाइम, इफ सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर and no time has been fixed by the party, the goods must be delivered within a reasonable time. The demand for a delivery should be made at a reasonable business hour. What is the reasonable business hour is a question of fact. समझ में आया? माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा।
आइए मैं आपको इसको फिर दोबारा चार्ट के थ्रू समझाता हूं। अब हम बात करें कि किस टाइम पर डिलीवरी करनी है। अब हम बात करें कि किस टाइम पर डिलीवरी करनी है, किस टाइम पीरियड पर डिलीवरी करनी है, मतलब डिलीवरी करने का टाइम क्या होगा। तो यहां पर दो केस आते हैं। टाइम ऑफ डिलीवरी के अंदर भी कितने केस आएंगे, टाइम ऑफ डिलीवरी के अंदर दो केस आएंगे। पहला केस ये आएगा कि टाइम एक्सप्रेस कर रखा था, एक्सप्रेसली डिफाइन इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बायर हूं और आप सेलर हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरे को ये परचेज करना है लैपटॉप, आपने कहा ठीक है सर मिल जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे बोला कि भाई लैपटॉप मेरे को परचेज करना है, आपने कहा मिल जाएगा, मैंने आपसे परचेज भी कर लिया, तो मैंने आपको बोला कि भैया ये लैपटॉप मुझे अभी चाहिए, अभी, तो अभी आप दे दोगे मुझे डिलीवरी, ठीक है ना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया ये लैपटॉप मैं शाम को ले जाऊंगा, तो शाम के टाइम आप डिलीवरी दे दोगे। मैं आपसे कह रहा हूं भैया ये लैपटॉप मैं कल ले जाऊंगा, तो कल। तो जो भी टाइम एक्सप्रेस करा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस टाइम पर डिलीवरी हो जाएगी। तो जहां पर एक्सप्रेस करा जा रहा है वहां तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं, आती नहीं प्रॉब्लम आती भाई। अगर बायर जो एक्सप्रेस करेगा, बायर जब चाहेगा तब उसको दे देंगे, बस सिंपल ही कहानी है। बायर जिस टाइम पर मांगेगा उस टाइम पर दे देंगे, इस टाइम पर गुड्स डिलीवर कर देंगे। बायर जिस टाइम पर मांगेगा उस टाइम पर गुड डिलीवर कर देंगे, क्योंकि बायर तो एक्सप्रेसली बताएगा हमें। बट केस नंबर 2 क्या कहता है आप समझ गए होंगे। केस नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि अगर एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं करा गया हो, नॉट डिफाइन इन कॉन्ट्रैक्ट, टाइम इज नॉट डिफाइन इन कॉन्ट्रैक्ट, टाइम ऑफ डिलीवरी इज नॉट डिफाइन इन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम ऑफ डिलीवरी डिफाइन नहीं करी गई, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम ऑफ डिलीवरी डिफाइन नहीं करी गई, तो ऐसे केस के अंदर क्या माना जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर आपको बोला गया कि सर देखिए एक रीजनेबल टाइम होगा ना, उस टाइम पर डिलीवर कर देना। आप क्या करना है, एक रीजनेबल टाइम पर डिलीवर कर देना। अब ये रीजनेबल टाइम क्या होगा, हाँ रीजनेबल टाइम की बात अभी बताऊंगा, बट डिलीवरी टाइम जो होना चाहिए वो ऑफिस आवर रहेगा। डिलीवरी टाइम क्या होना चाहिए, वो ऑफिस आवर हो सकता है। आपसे अमेजोन पे जब खरीदते हो तो आप कहते हो, आपका कहता है ऑफिस टाइम, ऑफिस पे डिलीवरी करना है या घर पे डिलीवरी करना है, और सामने अमेजोन के सामने लिखा होता है कि अगर ऑफिस करना है तो 10 से 6 के बीच में होता है, और अगर आपको होम करना है तो 9 से 9 के बीच में होगा, 7 से 9 के बीच में, ऐसा लिखा होता नहीं होता। पूछता नहीं पूछता आपसे अमेजोन के अंदर, जब आप बाई करते हो कोई प्रोडक्ट और डिलीवरी करने के बाद आपसे दो बातें पूछता है कि भाई डिलीवरी टाइम किस बिजनेस आवर में करना है, किस में करना है। अगर ऑफिस है तो 10 से 6 के बीच में डिलीवरी करना आएगा, और अगर घर है तो वो 7 से 9 के बीच में आएगा। तो आपको ये बताना है कि ऑफिस है या टाइम है। पर अगर आपका केस नंबर 2 है कि भाई टाइम ऑफ डिलीवरी नहीं बताई, किस टाइम पे करना है, पर ये जरूर बता के जा रहा है कि भैया मेरा ऑफिस है तो आप 10 से 6 के बीच में आना जब भी आओ। मैं गया प्रोडक्ट लेने और मैंने कहा कि भाई ऐसा है मुझे ना एक प्रोडक्ट चाहिए, मैंने कहा चलो यार कुछ दे दो प्रोडक्ट, मोबाइल दे दो चलो, या लैपटॉप दे दो, कोई एसी दे दो। तो आपने एसी मुझे दे दिया, मैंने कहा भैया ऐसा है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे घर पर डिलीवर कर देना, और 7 से 9 के बीच में आ जाना, कभी भी आ जाओ, आ जाना, जिस भी आपको टाइम मिले तब आ जाना। मैंने टाइम एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं करा कि मुझे आज ही चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आपकी मर्जी, जब आपको ठीक लगे आ जाना, बट ये है कि 7 से 9 के बीच में आना। अब मैं बोलूंगा भैया एसी मुझे ऑफिस में चाहिए, तो मैं कहूंगा भैया देखो मैं ऑफिस में पहुंचूंगा, ऑफिस खुलेगा 10 से 6, तो आप जब भी आओगे 10 से 6 आना, आपकी मर्जी, जब मर्जी आ जाओ। अब सेलर के ऊपर है भाई कब आए, तो हमने कहा भाई रीजनेबल टाइम में जाओ आप, रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है, अब वो डिपेंड करता है गुड्स पर। भाई आपने टमाटर खरीदे और आपने बोला कि भैया घर पर डिलीवर कर देना है टमाटर, तो टमाटर का रीजनेबल टाइम क्या होगा, 1 से 2 दिन, उसके बाद तो खराब ही हो जाने हैं वो। ये डिपेंड करता है गुड्स पर। अब गुड्स पे कोई कहेगा सर मैं तो डिलीवर करूंगा जी 1 साल बाद, ऐसा थोड़ा होता है, 1 साल बाद डिलीवर करेगा, गर्मियों का टाइम आ गया, एसी खरीदा है तो गर्मी से पहले डिलीवर कर देना, ये इसका रीजनेबल टाइम हो गया। तो रीजनेबल टाइम कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता, ये गुड्स की सिचुएशन को देखकर चेंज होता है। अगर उसे लगेगा कि यार गर्मी का समय है, एसी का टाइम है, जल्दी डिलीवर करना है, तो रीजनेबल टाइम हो जाएगा 1-2 दिन।
अगर गुड्स खराब होने की नेचर के है तो आपको देखो जल्दी से डिलीवर करो। अगर गुड्स वो रुक सकता है आगे 10 दिन रुक सकता, 15 तो 15 दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-15 दिन रुक जाएगा भाई, और क्या, उसके बाद तो कोई भी नहीं रुकता नया गुड्स खरीदने पे, तो रीजनेबल टाइम पे कर देना। तो ये वाला कैसे कहता है टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर आपको टाइम बता रखा है शुरू से ही तो भैया जिस टाइम पे बता रखा है बायर ने उस टाइम पे डिलीवर कर देना, और अगर टाइम नहीं बताया तो बोला रीजनेबल टाइम पे डिलीवर कर देना। बट डिलीवरी टाइम जो होगा, अगर होम है तो 9-7 से 9 करना, अगर ऑफिस है तो वो 10 से 6 करना। ठीक है सर, आगे वाला पॉइंट पढ़ लो आप, सेम है। इफ द टाइम इज स्पेसिफाइड बाय द पार्टी, पार्टी ने अगर टाइम बताया तो गुड्स मस्ट बी डिलीवर बाय दैट टाइम। if the seller is bound to send the goods to the buyer and no time has been fixed by the party, अगर पार्टी ने कोई टाइम फिक्स नहीं करा the goods may be delivered within a reasonable time। the demand for delivery goods should be at the reasonable business hour। business hour क्या हो सकते हैं, अगर वो घर है तो 7 से 9 पे डिलीवर कर देना, अगर वो ऑफिस है तो वो 10 से 6 में डिलीवर हो गए। the reasonable hour is a question of fact। रीजनेबल आ रहा है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मतलब कि भाई कौन से समय में डिलीवर करना है ये अब वो बताएगा, भाई ऑफिस में डिलीवर करना है या घर पे। अगर उसने बोला ऑफिस में करो तो हम समझ जाएंगे 10 से 6 करेंगे, 10 के 6 के बीच में करना है। अगर वगैरह घर पे कर दो तो हम 7 से 9 के बीच में डिलीवर कर देंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे, गुड्स इन अ पोजिशन ऑफ थर्ड पार्टी ऑफ द थर्ड पार्टी, ये सेम कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है, मैं इसको पढ़ाने का मूड में ही नहीं है। क्या पढ़ाऊं भाई, सेम चीज है भैया। आपके पास गुड्स नहीं रखे, आपने बेचा पर गुड्स आपके पास नहीं है, गुड्स किसी और के पास है। याद है मैंने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में एग्जांपल कराया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि 50 बैग ऑफ सीमेंट लेकर लेता है बी बायर ए से, पर ए के पास गुड्स होते नहीं है, वो सी के गोडाउन में होते हैं, तो सी डिलीवरी करता है। तो गुड्स बेचने वाला कोई और डिलीवरी करने वाला कोई और होता है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। कि गुड्स सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू सेलर के पास नहीं है, गुड्स किसके पास है, गुड्स बायर के पास, दूसरे पार्टी के पास है। तो जब गुड्स का पोजीशन थर्ड पार्टी पर होता है, ए और बी, ए सेलर है बी बायर है, पर गुड्स का पोजीशन किस पार्टी पर है, थर्ड पार्टी पर। थर्ड पार्टी कौन है, सी। भाई मेरे पास गुड्स है नहीं, मैं सेलर हूं आप बायर हो, आप मेरे पास आते कहते हैं भाई 50 कट्टे गेहूं के दे दो मुझे आप। मैंने कहा ठीक है, गेहूं के कट्टे मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है, मेरे गुड्स का पोजीशन किसी और के पास है, तो वो दे रहा है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और ये वाला पॉइंट भी सेम है, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, अब कॉस्ट ऑफ डिलीवरी क्या होगा, इसका इतना बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। देखो मैं दिखाता हूं आपको, मान लो मोहन की दुकान है, मोहन की दुकान है सर, यही मोहन की दुकान है, ये मोहन की दुकान, ठीक है जी, ये मोहन की दुकान है। मोहन अपना सामान लेकर आता है, मान लो मोहन की इलेक्ट्रिक की दुकान है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की दुकान है, एसी टीवी फ्रिज ये सब बेचता है। मोहन अपना सामान लेकर आता है होलसेलर से, अब उसका होलसेलर और उसके बीच में डिस्टेंस आता है वो 50 किलोमीटर का है, ठीक है जी। अब ये दुकान में मतलब यहां से यहां तक लेकर आता है, अब ये दुकान पे रख देता है। एक बायर आ गया, मान लो सोहन, सोहन एक बायर है, मोहन की दुकान में पहुंचता है। सोहन और मोहन की दुकान का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का सिर्फ, ठीक है। बायर और एक टीवी खरीद लेता है, मान लो एसी या फिर टीवी खरीद लेता है कोई, है ना। अब टीवी खरीदेगा, तो अब मुझे बताओ मोहन जब बेच देगा सामान तो इस टीवी और एसी को ले जाने का खर्चा किसका होगा, सोहन का। आप खुद सोचो ना, आप किसी दुकान पे जाते हो, आप कोई एसी खरीद लेते हो, फ्रिज खरीद लेते हो, फ्रिज खरीद लेते हो, मान लो आपने फ्रिज कर ला, तो दुकान वाला थोड़ा डिलीवर करता है, आपसे कहता है भैया ये लो रिक्शा वाला, हम रिक्शा करवा देंगे जी आपका, आप देख लो इसके कितना 100 रुपये किराया होगा, दे देना, है ना। तो क्या होगा,
तो ऐसे केस के अंदर जब कोई बायर सामान खरीद लेता है तो बाय करने के बाद उसके डिलीवरी का खर्चा वो खुद उठाता है बायर। पर मोहन जब होलसेलर से सामान लेकर आएगा और यहां से लाने का खर्चा जो होगा वो बायर से सोना मांगेगा, वो तो खुद बियर करेगा। तो सेल से पहले की डिलीवरी कॉस्ट किसकी होगी? सेलर की। और सेल के बाद की डिलीवरी कॉस्ट किसकी होगी? बायर की। बताइए यही होता है नहीं होता? यही होता है या नहीं होता? बताओ सर। भाई आप बायर हो, आप किसी सामान खरीदने जाओगे तो भाई लाने का खर्चा आपके घर तक आपका होगा, और मोहन अपनी दुकान तक जहां से भी लाएगा वो उसका खर्चा करेगा। तो मोहन एक सेलर है, सेलर सेल करने से पहले जितना भी खर्चा होगा डिलीवरी का, लाने का, वो मोहन करे उठाएगा। और मोहन जब उसको बेच देगा तो बेचने के बाद जितना भी खर्चा है ले जाने का वो बायर उठाएगा। तो यही कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कौन, जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी होती है वो कौन बाय करता है? कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कौन होगी? वो। तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी सेक्शन 36(5) कहता है ऑल एक्सपेंस इंकर्ड फॉर पुटिंग द गुड्स इनटू द डिलीवरी स्टेट। डिलीवरी स्टेट होगी कि जिस स्टेट पर प्रोडक्ट बिकने के लिए रेडी है, मतलब वो शोरूम, वो दुकान तक लाने का खर्चा किसका होगा? सेलर का। और जैसे ही वो डिलीवरी स्टेट में आ गया, बायर ने बाय करा, उसके बाद जितना खर्चा होगा बायर का होगा। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कौन उठाएगा? तो डिलीवरी स्टेट तक, शोरूम तक लाने का खर्चा सेलर बोन करेगा। और सिमिलरली और एक्सपेंस रिलेटेड टू द टेकिंग पोजीशन, अब जैसे ही बायर ने बाय करा उसका घर तक ले जाना खर्चा कौन बियर करेगा? बायर बियर करेगा। आया समझ में? नहीं आया? अब डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अब डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अब रॉन्ग क्वांटिटी के अंदर आते हैं बहुत सारे केसेस, बहुत सारे केस आ जाते हैं। एक बार आप पढ़िए इसको, मैं फिर आपको एक चार्ट बनाता हूं, फिर वो चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। चार्ट मेरे माइंड में रेडी है, एक बार आप पढ़िए और देखिए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। फिर मैं एक चार्ट बनाता हूं, 3 पॉइंट समझा देता हूं आपको। आइए, तो अब देखना आपको कितना समझ में आया। आपने पढ़ा होगा तो आप चेक करिए आपको कितना समझ में आया। मैं आपको चार्ट बनाकर दिखाता हूं। इस पॉइंट के 3 केस है, ठीक है ना? इस पॉइंट के 3 केस है। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। लेट सपोज एग्जांपल लो कि मैंने एक फिलिप्स के बल्ब मंगाया है, बल्ब मंगाया है और वो 100 क्वांटिटी मंगाया है, ठीक है ना? मैंने ये बाय करा है, फिलिप्स के बल्ब बाय करे हैं 100 क्वांटिटी के। अब सेलर ने वो बल्ब भेजे हैं, तो ये मैंने बाय करे, बाय मैंने ये करा। अब सेलर ने मुझे क्या डिलीवर करा? सेलर ने डिलीवर कर दिए मुझे फिलिप्स के ही बल्ब, डिलीवर कर दिए मुझे फिलिप्स के ही बल्ब। जो मैंने मंगाए थे वही मुझे बल्ब डिलीवर करे गए, फिलिप्स के ही। पर इस बार सेलर ने मुझे 95 क्वांटिटी डिलीवर करा। तो अब बायर के पास क्या अधिकार है वो सीखो। बायर के पास 2 ऑप्शन निकल कर आते हैं। अगर ऐसा केस हो जाए 100 क्वांटिटी मंगाया था, 95 डिलीवर करे, तो बायर के पास 2 क्वांटिटी है। या तो होल क्वांटिटी को रिजेक्ट कर दे, बायर सेलर से ये कह दे कि भाई पूरे 95 ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए, सारे के सारे रिजेक्ट कर दे। या जो बायर है वो क्या करेगा, जितनी क्वांटिटी उसको मिला है ना, तो 95 क्वांटिटी जो मिली है उसको बल्ब की, उतना एक्सेप्ट कर ले और बाकी पैसे काट कर दे। मतलब 95 क्वांटिटी के ही पैसे दे और 5 क्वांटिटी बाद में मंगाना चाहे मंगा ले, नहीं मंगाना चाहे इतना, अगर उस पर इतना काम हो रहा है। मेरे हिसाब से तो ये करेगा वो। अगर उसने 100 क्वांटिटी 95 रख लेगा, 5 या तो दोबारा मंगा लेगा या तो मंगाएगा नहीं, अगर उससे इतने से काम हो गया तो। भाई सारे तो रिजेक्ट नहीं करेगा, पर उसके पास अधिकार है, वो चाहे तो सारे रिजेक्ट कर सकता है। इसमें सेलर कुछ नहीं कहेगा। सर ये नहीं कहता भैया 5 तो कम है, रख लो ना। अब नहीं भाई, ले जाओ वापस, 100 के 100 दे तभी लूंगा, 5 नहीं, ऐसे धोखाधड़ी नहीं चलती, पूरे ले जाओ वापस। तो उसके बाद 2 ऑप्शन आता है, ये है बायर के अधिकार, राइट से, ठीक है ना? राइट ऑफ बायर ऐसे केस के। अब दूसरा केस, ये था पहला केस। दूसरा केस वही कि मैंने फिलिप्स के बल्ब मंगा रखे हैं 100 क्वांटिटी के, 100 क्वांटिटी के फिलिप्स के बल्ब मंगाए। अब सेलर ने मुझे डिलीवर करे, सेलर ने मुझे डिलीवर कर दिए हैं कितनी क्वांटिटी? मुझे सेलर ने डिलीवर कर दिए सर, मान लो 110 क्वांटिटी बल्ब डिलीवर कर दिए मुझे सेलर ने।
अब बायर कहेगा यस मजे आ गए, 100 मंगाए थे 110 आ गए, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले आज तो मजा ही आ गया। नहीं, मजा नहीं आया। अब सेलर ने देखा यार तो ज्यादा आ गए, तो अगर सेलर ने डिलीवर कर दिया और बायर 110 क्वांटिटी की एक्सेप्ट कर लेता है, बायर कहता है 110 क्वांटिटी आ गई ना, बल्ब आ गए, मैंने तो 100 के पैसे देने हैं, 110, ऐसा नहीं चलेगा। अगर बायर 110 क्वांटिटी एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको 10 के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, उसको 10 के भी पैसे देने पड़ेंगे, देने होंगे, ऐसे नहीं करेगा वो 10 रख लेगा। ये आपके पास वो आएगा ऑप्शन। दूसरा, या तो सेलर क्या करे 100 क्वांटिटी एक्सेप्ट कर ले, या तो सेलर क्या करे 100 क्वांटिटी एक्सेप्ट कर ले और 10 क्वांटिटी को रिजेक्ट कर दे। और तीसरा ऑप्शन, या होल रिजेक्ट कर दे। ये है 3 ऑप्शन, समझ में आया? पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्या है कि 100 क्वांटिटी बल्ब मंगाए थे 95 भेजे, या तो बायर सारे के सारे रिजेक्ट कर देगा या 95 एक्सेप्ट कर लेगा, उतने के ही पैसे देगा। दूसरा केस निकल कर आता है कि 100 क्वांटिटी के फिलिप्स मंगाए थे, सेलर ने डिलीवर कर दिए 110 क्वांटिटी, या तो 110 के एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो पूरे 110 क्वांटिटी एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको 10 के पैसे भी देने पड़ेंगे, और अगर वो 110 एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो वो अपने 100 एक्सेप्ट कर ले, 10 रिजेक्ट करके वापस भेज दे, ये सारे के सारे रिजेक्ट कर दे। अब तीसरा केस क्या आता है, मैंने फिलिप्स के बस मंगाए थे, मैंने 100 क्वांटिटी बल्ब मंगाए थे फिलिप्स के, ठीक है ना, 100 क्वांटिटी मंगाए थे, मतलब 100 बल्ब मंगाए थे फिलिप्स के, सेलर ने मुझे डिलीवर कर दिए, पता क्या डिलीवर कर दिया, सेलर ने मुझे डिलीवर करे सर 90 क्वांटिटी, 90 क्वांटिटी तो फिलिप्स के डिलीवर कर दिए और 10 क्वांटिटी बल्ब दे दिए सर बजाज के। 90 मैंने फिलिप्स के बल्ब मंगाए थे 100, अब 90 बल्ब तो दे दिए उसने फिलिप्स के जो मैंने मंगाया था और 10 बल्ब दे दिए उसने बजाज के। तो मैंने कहा भैया मेरे पास क्या अधिकार आ जाएगा, मैं तो वो ये जो 90 मैंने फिलिप्स के मंगाए थे वो एक्सेप्ट कर लूंगा और 10 क्वांटिटी में रिजेक्ट कर दूंगा जो मेरे हिसाब से नहीं आए, फिलिप्स के नहीं आए। एक ही ऑप्शन हो गया। दूसरा, मैं सारे एक्सेप्ट कर लूंगा, ऑल एक्सेप्ट, मैं सारे एक्सेप्ट कर लूंगा, और अगर सारे एक्सेप्ट करूंगा तो जो फिलिप्स बजाज के बल्ब आए उसके अकॉर्डिंग टू पैसा पे करूंगा। ऐसा नहीं कि बजाज के बल्ब दे रहा हूं फिलिप्स के अकॉर्डिंग पैसा ले रहा है, नहीं, पैसा भी अकॉर्डिंग दूंगा, मैं पैसे अकॉर्डिंग दूंगा, बजाज के अलग दूंगा और फिलिप्स के अलग दूंगा, ठीक है जी। ये सारे के सारे रिजेक्ट कर देगा कि भाई ले जा अपने घर, मुझे नहीं चाहिए, ऑल रिजेक्ट। ये 3 केस है जो आपने पढ़ा, समझ में आ गया नहीं आया बताइए। अब जो आपने पढ़ा था वही है या डिफरेंट आपने चीजें पढ़ ली थी? नहीं सर ये तो ना पढ़ा था हमने, हमने तो कुछ भी पढ़ लिया और कुछ भी समझ लिया। चलिए, तो यही 3 केस है जो आपके सामने दिख रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिलीवरी क्वांटिटी होती है वो ऑर्डर क्वांटिटी से कंफर्म नहीं होती। ऑर्डर करा 100, डिलीवर हो गए 95 या 110, तो अगर मान लो डिलीवर कम हुए, लेस हुए, कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डर करता है 100 मंगाए थे लेस हुए, तो बायर क्या कर सकता है, बायर में रिजेक्ट द देम, या तो सारे के सारे रिजेक्ट कर देगा, बायर उतने ही सब करके उतने के ही प्राइस पे करेगा। दूसरा है कि मान लो ऐसे ही हो गया कि आपके पास ज्यादा क्वांटिटी आ गई, आपने मंगाई थी 100 आ गए 110, या तो बायर सारे के सारे रिजेक्ट कर लेगा या बायर उस सारे के सारे को एक्सेप्ट कर लेगा, और सबको एक्सेप्ट करेगा तो एक्स्ट्रा 10 बल्ब के भी उसको पैसे देने पड़ेंगे। और लास्ट में अगर जो गुड डिलीवर हुआ वो आपके गुड मिक्सड है, मिक्स गुड है, जो आपने मंगाए थे उसमें कुछ दूसरे गुड्स आ गए मिक्स, तो या तो वो उन मिक्स गुड्स को रिजेक्ट कर देगा या अगर उनको एक्सेप्ट कर लेगा तो उस पैसे को अकॉर्डिंगली उसको पे करेगा, ठीक है जी। ये है आपके पास 3 क्वेश्चन, मे रिजेक्ट द होल या फिर रिजेक्ट रेस्ट, जो अलग से आए 10 बल्ब बजाज के अलग उसको रख कर बाकी एक्सेप्ट कर लेगा, या अगर वो सारे एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग टू पैसा पे करेगा। अगला पॉइंट आता है डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इफ द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट ही मे इफ ही सो डिजायर रिफ्यूज द गुड्स। मैं एक दुकान पे जाता हूं, मैं ऐसा कहता हूं कि भैया ऐसा है मुझे 100 कट्टे सीमेंट के चाहिए, ठीक है जी, मैं उससे बोलता हूं भैया मुझे 100 कट्टे सीमेंट के चाहिए, ये सीमेंट के कट्टे का बताना आसान रहता है, 100 बैग ऑफ सीमेंट मुझे चाहिए। उसने कहा ठीक है हम आपको डिलीवर कर देते हैं। अब वो घर पे आ गया और 10 लेकर, मैंने कहा 10, मैंने तो 100 मंगाए थे, कह रहा भैया वो धीरे धीरे करके भेज रहे हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं चाहिए मुझे, ले जा वापस, 10 भी ले जा, मुझे एक साथ सोचिए, दे रहा तो दे नहीं तो भग। इंस्टॉलमेंट में अगर आप डिलीवरी करते हो गुड्स की तो ये सारा डिपेंड करता है बायर पे कि वो इंस्टॉलमेंट में लेने को रेडी है,
अगर नहीं है तो सारे के सारे रिजेक्ट कर देगा, अगर है तो एक्सेप्ट कर लेगा। भाई मान लो आपका घर बन रहा है और आपने 100 कट्टे सीमेंट के मंगाए, अब आप चाह रहे हो कि भाई 100 कट्टे सीमेंट के आएंगे तो एक साथ आएंगे वरना नहीं आएंगे। अब जो डिलीवरी वाला है वो क्या कर रहा है, सेलर वो कर रहा है, अब पहले 10 भेज रहा है, फिर 10 10 10 ऐसे करके भेज रहा है। आपने कहा भग जाए यहाँ से, 10 नहीं चाहिए मुझे, 100 इकट्ठा भेज रहा था भेज, नहीं तो मैंने ले रहा एक भी। तो आपने मना कर दिया पूरा, आपका दिमाग सनक गया, मेरे को 100 चाहिए 100। अब आप थोड़ा नरम दिल के हो, आपने कहा 10 कट्टे है कैसे भी आए, हमें तो 100 से मतलब है, धीरे धीरे करके भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई बायर होते हैं किनको जो सन की दिमाग के होता है 100 चाहिए पूरे, और कोई बायर होता है यार भेज दे 100 भेजेगा ना, धीरे धीरे जैसे मर्जी भेज तू। हाँ अगर तूने हर बार इंस्टॉलेशन के लिए अलग पैसे चार्ज करे तो भग जाए यहाँ से, फिर नहीं देंगे तो पैसे उतने देंगे जितने बात। तो यहाँ अब तू 10 करके भेज, तू 5 करके, एक एक करके सर में ला, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायर अगर चाहे, अगर वो इंस्टॉलमेंट भी कर रहा है, क्योंकि बायर से उसने पूछा नहीं, भाई मेरे से तो पूछा नहीं 100 कट्टे कैसे भेजू, एक साथ भेजू कैसे भेजू, मैंने भी नहीं बताया उसको, है ना। तो अगर सेलर इंस्टॉलमेंट में प्रोडक्ट को भेज रहा है और बायर नहीं चाह रहा कि इंस्टॉलमेंट में चाहिए एक साथ दे, तो फिर वो उन गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है जो उसने इंस्टॉलमेंट में भेजे, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट, समझ में आ गया, डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, आपको ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ना, ये वाला पॉइंट काट दीजिए, ये पॉइंट इतना है नहीं, ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ना, डिलीवर टू कैरियर और वार फिंगर, ये पॉइंट सबसे खतरनाक है, इसको मैंने कटवा दिया सिंपलिसिटी के लिए कि आप सिंपल सिंपल चीजें पढ़ लीजिए, कोई ज्यादा बड़ी कहानी मत पढ़िए इसमें। आ जाइए, ये वाला काट देते हैं, ये केस में हर बार कटवा देता हूं क्योंकि इस पे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, पहले आपको एक एक बेसिक बेसिक बातें बतानी पड़ेगी और टाइम वेस्ट होगा, आना है नहीं पेपर में, आज तक तो आया नहीं, अब क्या आएगा, आज तक नहीं आया पेपर के अंदर ये वाला पॉइंट, तो इसलिए मैं इसको हर बार कटवा देता हूं, इसलिए मैंने यहां पर लिख कर कटवा दिया, आप भी काट देना कि डिडक्टेड बाय डिडक्टेड इन क्लास नॉट इन स्टडी मटेरियल, स्टडी मैट में है, मैंने क्लास में कटवा दिया बस, ठीक है जी। कभी कभी कोई चीज कटवा देनी भी सही है। Seller duty to inform the buyer to get the goods insured in case of goods involves sea transit. Seller duty to inform the buyer to get the goods insured in case of the goods involved in sea transit. देखिए ये कह रहा है, बड़ी सिंपल सी कहानी ये बोल रहा है, अगर कोई बायर गुड्स खरीदता है और उसके गुड्स डिलीवर होते हैं सी के थ्रू, समुद्र के थ्रू डिलीवर होते हैं, शिप के थ्रू डिलीवर होते हैं, तो सेलर बायर को इन्फॉर्म करेगा कि भैया अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा लेना, नहीं तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, समुद्र लुटेरे आ जाके आपके गुड्स ले जाएंगे, तो फिर हमसे मत कहिएगा गुड्स नहीं पहुंचे, हम यहां से भेज रहे हैं, इंश्योरेंस कराना आपका काम है, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया बस। सेलर की ड्यूटी होती है ये इन्फॉर्म करना बायर को, अगर गुड्स शिप के थ्रू आ रहे हैं, मान लो मैंने यूएसए से सामान मंगाया और गुड्स आ रहे हैं शिप के थ्रू और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन गुड्स को लुटा के ले गए, तो फिर ये लॉस बायर का होगा, क्योंकि सेलर जब भेजेगा तो ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर देगा। इसलिए सेलर की ड्यूटी बनती है जैसी शिप में गुड्स लोड करेगा इस सारी इन्फॉर्म कर देगा कि भैया इनका इंश्योरेंस करा लो, लोड करने से पहले इंश्योरेंस करा लेना, कि मान लो कल को पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आए, समुद्र लुटाया, लूट के ले गए, तो आप तो बचे रहोगे, आपका पैसा तो मिल जाएगा। ये है, तो सेलर की ड्यूटी होती है इन्फॉर्म करना बायर को कि भैया इन गुड्स जो मैं भेज रहा हूं किसके थ्रू, सी ट्रांजिट के थ्रू भेज रहा हूं, उसको इंश्योर करा लो भैया। Where the goods are sent by the seller to the buyer by route involve a sea transit, the seller is bound to give such notice to the buyer as unable to him insure the goods during a sea transit. Failure to do so will mean that the goods are at the seller risk during the transit and the seller will have to make good the loss suffered by the buyer. कह रहा अगर सेलर भूल गया ना बायर को बताना कि भैया इंश्योरेंस करा ले, और उसको बताना भूलने के बाद वो गुड्स इंश्योरेंस बिना इंश्योरेंस के भेज दिया सी के साथ, देखिए तो इंश्योरेंस का खर्चा तो बायर ही उठाएगा, बस सेलर ये नोटिस देगा कि भैया इंश्योरेंस कराओ तभी मैं यहां से चलाऊंगा। पता है ऐसे क्यों बोलता है वो, ऐसे इसलिए कहता है कि अगर मान लो बायर ने इंश्योरेंस नहीं कराया और सेलर ने गुड्स भेज दिया और वो गुड्स शिप डूब गया, तो बायर का लॉस नहीं होगा, सेलर का लॉस माना जाएगा। सेलर को इन्फॉर्म करना है, नोटिस भेजना है, वो इंश्योरेंस कराएगा, तब सेलर गुड्स चढ़ाता है भाई शिप के अंदर, क्योंकि भैया जब तक इंश्योरेंस नहीं होगा गुड्स शिप के अंदर चढ़ाएगा ही नहीं वो, कि भाई कुछ भी हो सकता है, शिप डूब जाए, कुछ हो जाए, अब कल को बायर कहेगा भैया तुम दे मुझे पैसा, मैं क्यों दूं भाई इंश्योरेंस। अगर सेलर ने नोटिस भेजा और बायर ने इंश्योरेंस नहीं कराया, ऐसे केस के अंदर सेलर का लॉस नहीं होगा, बायर का ही होगा। सेलर ने नोटिस ही नहीं भेजा, इन्फॉर्म ही नहीं करा, मैं पहली बार मान लो यूएसए से गुड्स खरीद रहा हूं, मुझे नहीं पता था इस बारे में और सेलर ने मुझे बताया भी नहीं और गुड्स वो डूब गए बेचारे, तो मैं अब बायर सेलर पे केस करके गुड्स का पैसा रिकवर कर सकता है।
सेलर की ड्यूटी है ये इन्फॉर्म करना है, ऐसा कहता है ये पॉइंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया भाई ये पॉइंट क्या कह रहा है? सेलर की ड्यूटी है। रिक्स वेयर द गुड्स आर डिलीवर एट अ डिस्टेंस प्लेस, इट इज क्वाइट पॉसिबल सम टाइम फॉर अ बायर ask the seller to deliver the goods at a place they are agreed to be delivered. If the seller agreed to deliver the goods at a risk of the buyer at a place other than the where they are when sold, the goods sell neither less होगा unless otherwise agreed buyer take any risk of deterioration in the goods necessary incident to the cost of transport. ये वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूँ उसमें समझ में आएगा। कह रहा है रिक्स वेयर द गुड्स आर डिलीवर एट अ डिस्टेंस प्लेस, डिस्टेंट प्लेस। आप मेरे पास आते हो, कहते हो भैया मुझे सामान चाहिए, ठीक है जी। मान लो मैं रहता हूं ऐसी जगह जो दूर है, काफी दूर है, ठीक है जी। मैंने कहा चलो मैं रहता हूं, मान लो यूएसए में रहता हूं मैं, ठीक है, और आप इंडिया में रहते हो। आपने मेरे सामान मंगाया, मैंने कहा मैं आपको भेज दूंगा। मैंने आपसे पूछा कहाँ चाहिए आपको, कह रहे इंडिया की इस प्लेस में चाहिए। मैंने कहा यहाँ तो यार रिक्स है भेजना, इधर जब जब माल गया तब तक माल या तो लूट लिया गया है या तो सिर्फ खराब हो गया है, बीच में अटक गया, डूब गया है, ऐसा हुआ है। कह रहा नहीं सर यहीं भेजना होगा आपको। मैंने कहा देख लो मैं भेज दूंगा, आपको दिक्कत नहीं है, पर जो भी अगर हुआ ना वो रिक्स आपका है, मेरा नहीं होगा। मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, आप कह रहे हो सर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्स होगा, नहीं पहुंचेगा तो मेरा लॉस है, पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचेगा तो लॉस मेरा, आपको कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कहा ठीक है। रिक्स वेयर द गुड्स आर डिलीवर एट अ डिस्टेंट प्लेस, बायर कह रहा है कि भैया गुड्स मेरे प्लेस पे भेजो। मैंने कहा वहां तक पहुंचने पर रिक्स है, कुछ हो सकता है गुड्स को, हो सकता है गुड्स इंसिडेंट में खराब हो जाए, गुड्स वहां तक पहुंचते पहुंचते खराब हो जाए या फिर टूट जाए, डिफेक्टिव हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कह रहा नहीं भेज दो। मैंने कहा ठीक है, रिक्स आपका होगा, बायर का। कह रहा हो जाए ठीक, तो ठीक है फिर भाई बायर का रिक्स होगा। तो ये कहानी समझा रहा है आपको। इट इज कॉज पॉसिबल quite possible sometime for a buyer ask the seller to deliver the goods at a place they were agreed to be delivered. कभी कभी ऐसा होता है कि बायर सेलर से कहता है कि भैया जिस प्लेस में बोल रहा हूं उस प्लेस पर डिलीवर कर देना। इफ द सेलर एग्री टू डिलीवर द गुड्स एट अ रिस्क ऑफ द बायर एट अ प्लेस अदर देन द वेयर दे आर व्हेन सोल्ड, तो बायर कह रहेगा भाई ठीक है मैं एग्री हूं, पर ये रिस्क तुम्हारा रहेगा, बायर का रहेगा, मेरा नहीं रहेगा। मैं भेज दूंगा उस प्लेस पे जिस प्लेस पे आप कह रहे हो, हम भेजते नहीं है वैसे, मैं भेज दूंगा पर रिस्क आपका रहेगा, देखो जी हमारा नहीं रहेगा। ये कहता है पॉइंट। और लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है आपको? लास्ट वाला कहता है बायर के पास अधिकार होगा कि गुड्स देखने से खरीदने से पहले वो इसको एग्जामिन करेगा या गुड डिलीवर होने से पहले वो उसको एग्जामिन करेगा। when where गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर which he has not previously examined, उसने पहले खरीदते टाइम एग्जामिन नहीं करा। भाई अगर मैं यहां से यूएसए से गुड्स बनाऊं, मैं एग्जामिन कैसे करूंगा भाई? मैं अगर यहां से ऑर्डर दिया मैंने यूएसए में, तो वहां जाना पड़ेगा ना एग्जामिन करने के लिए, मैं नहीं जाना चाहता। तो मैंने क्या करा, भाई आप गुड्स भेज दो, भेजने से पहले मैंने प्रीवियसली एग्जामिन नहीं करा, मैं डिलीवरी एक्सेप्ट करने से पहले चेक करूंगा सारे गुड्स, ठीक है जी। तो वही कहानी हो रही है, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू दी बायर, बायर को डिलीवर हो गए, विच ही हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन, पहले उसने एग्जामिन नहीं करा, ही इज नॉट डीम्ड टू हैव एक्सेप्ट देम अनलेस अंटिल ही हैड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन देम फॉर अ पर्पस ऑफ ascertaining and whether they are in a conflict with the contract, ठीक है जी। ये कह रहा है कि भैया अगर उसने प्रीवियसली एग्जामिन नहीं करा था गुड्स को, तो वो उस गुड्स को तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उसको अच्छे से एग्जामिन कर ले, और अगर वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट हुए तभी उसको कंफर्म करके एक्सेप्ट करेगा। मतलब बायर के पास एक अधिकार है कि उसने खरीदते टाइम अगर गुड्स को एग्जामिन नहीं करा, वो डिलीवरी लेने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले एग्जामिन कर सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से मैच हो गई, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में डिसाइड हुआ था, अगर उससे मैच हो गई तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं हुई तो रिजेक्ट कर देगा, सिंपल। और चैप्टर एंड, यहां ये चैप्टर हो गया खत्म। लो जी, अब आएगा नेक्स्ट चैप्टर। 2 क्लास और देना मुझे, सिर्फ 2 क्लास, 2 क्लास में चैप्टर खत्म कर दूंगा। सेल्स ऑफ गुड्स 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। खत्म हो गया चैप्टर। चलिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट ऑफ अनपेड वेंडर, ये समझेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस